नमस्कार, मैं हूँ ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरु से। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग हमेशा इस चीज के लिए वरीड रहते हैं कि हमें स्टडी वीजा तो अप्लाई करना है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कम से कम हो, या फिर हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी ट्यूशन फीस वगैरह का। तो आज हम एक ऐसी कंट्री का डिस्कशन करने वाले हैं जहाँ पर ऑटोमेटिकली ही सारा कुछ अपने आप में ही पे आफ्टर वीजा रहता है। तो वो कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रोसेस के लिए हमारे पास डेली बहुत सारी कॉल्स आ रही है, क्योंकि इस टाइम के ऊपर न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारे बच्चों को वीजास ग्रांट भी कर रहे हैं अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन ऑथेंटिक है तो सबसे पहले जो न्यूजीलैंड का प्रोसेस रहता है वो रहता है आपका ऑफर लेटर अप्लाई करने का, जिसके लिए आपको किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं रहती है। उसकी ऑफर लेटर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं न्यूजीलैंड में जो बहुत सारे डिफरेंट तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बिजनेस के कोर्सेज हो, कलरी के कोर्सेज हो, डिजाइनिंग के कोर्सेज है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, या फिर अदर कोई भी अदर ट्रेड कोर्स जो आप करना चाहते हो, चाहे आप हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे आप किसी भी अदर सेक्टर से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डाउट्स रहते हैं बच्चों को इस चीज़ के लिए कि हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमारा गैप बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर आपके पास आपके गैप की जेन्युइन जस्टिफिकेशन है, लेट्स से कि आप कहते हो कि मैं 2017 पास आउट हूँ, या मैं 2012 पास आउट हूँ, या मैं उससे भी पहले का पास आउट हूँ, बट उसके बाद मैंने अपने साथ के साथ ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, या फिर मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ, मेरे पास सारे उसके एविडेंसेस हैं, तो आप अपने उन डॉक्यूमेंटेशंस के बेसिस के ऊपर भी अपना ऑफर लेटर ले सकते हो। ये तो बात होगी आपके ऑफर लेटर के प्रोसेस की। अब इसको प्रोसेस करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है आपके पासपोर्ट की, आपके एजुकेशनल की, आपके लैंग्वेज कोड की। लैंग्वेज कोड चाहे उसमें आप पीटी दे सकते हो, टोफल दे सकते हो, आइल्स दे सकते हो, या फिर आप ड्यूलिंगो भी दे सकते हो। बिल्कुल सही। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने रिसेंट में ही ये चीज़ अनाउंस करी है कि अगर कोई भी बच्चा ड्यूलिंगो के साथ अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन भी उसके साथ लगा सकता है। तो वो भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप आइल्स और पीटी के ऊपर अपना टाइम और पैसा स्पेंड ना करके एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको आप घर पे बैठ के कर सकते हो, उसके साथ भी करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी सा टेस्ट रहता है इसका, आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। और इसमें जो यूनिवर्सिटी की तरफ से या इमिग्रेशन की तरफ से रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है 120 स्कोर की। अगर मैं कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो बहुत ही मिनिमम से रिक्वायरमेंट रहती है। जो स्कूलिंग पास आउट स्टूडेंट है उनके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5। जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, जो स्पेसिफिकली अपने फैमिली और अपने बच्चों के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मास्टर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें बच्चों को 1 साल की या 1.5 साल की मास्टर डिग्री मिल जाती है, जिसमें आप आईएलटीएस करके जा सकते हो, आप चाहो तो उसमें डुलिंगो करके जा सकते हो। उसके लिए जो एवरेज स्कोर की रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5 नॉट लेस देन 6 मैन स्कोर्स की। ओवरऑल जो प्रोसेसिंग टाइम रहता है ऑफर लेटर मंगवाने का वो मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 20 या 21 डेज तक का रहता है, जिसके बीच में आपका ऑफर लेटर आपको अपने इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है। अगर आप चाहते हो न्यूजीलैंड में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, आप उसमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। किसी पॉलिटेक्निक में अप्लाई करना है या किसी कॉलेज में अप्लाई करना आप कर सकते हो। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर वीज़ा के लिए पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपकी कोर्स की रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो चाहे रेलेवेंसी आप अपनी स्टडी के साथ लगा लो या आप अपने एक्सपीरियंस के साथ लगा लो, जिसकी आप जस्टिफिकेशन इमिग्रेशन को दे सकते हो, आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। डजेंट मैटर आप कोई सी भी फील्ड के हो, आपका इंटरेस्ट है किसी अदर फील्ड में जाने के लिए, आप वो भी कर सकते हो। एट प्रेजेंट न्यूजीलैंड में बहुत ही अच्छे, अगर मैं अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए बहुत ही अच्छे कोर्सेज मिल रहे हैं, जिसमें वो चाहे तो 1 ईयर के एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए जा सकते हैं, 2 इयर्स की बैचलर्स डिग्री के लिए जा सकते हैं, 3 इयर्स की बैचलर डिग्री के लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग जो कोर्स ऑप्शंस हैं वो रहती हैं बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चे के पास उसका ऑफर लेटर रिलीज होके आ जाता है, उसके बाद बच्चे का ऑन द वे ही जो वीज़ा का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए सबसे पहले बच्चे को अपने फाइनेंशियल चेक करवाने पड़ते हैं। वो किसी यूनिवर्सिटी से चेक नहीं करवाने होते हैं, आप अपने लॉयर से, आप अपने कंसल्टेंट से भी अपने फाइनेंशियल चेक करवा सकते हो, क्योंकि न्यूजीलैंड एक इकलौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप जितने ड्यूरेशन के कोर्स के लिए जा रहे हो, लेट्स सी कि आप 1 ईयर के कोर्स के लिए जा रहे हो, तो आपको 1 ईयर की स्टडी
प्लस लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। 1.5 ईयर की स्टडी है तो 1.5 ईयर की स्टडी प्लस लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। तो जितना भी ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आप लेने जा रहे हो उसके लिए आपको पूरा का पूरा फंडिंग इमिग्रेशन को दिखाना पड़ता है। आई नो कि आप लोगों के अब दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि अगर मैं 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने फंडिंग कैसे जस्टिफिकेशन दे पाऊँगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में तो 6 महीने पुराने फ़ंड चाहिए। यस, न्यूजीलैंड में 6 महीने पुराना फ़ंड चाहिए। या अगर आपके पास न्यूजीलैंड में 6 महीना पुराना फ़ंड नहीं है, आप 3 मंथ्स ओल्ड फ़ंड दे सकते हो जिसके आपके पास जस्टिफिकेशन हो। या आप ये कहते हो कि हमने तो प्रॉपर्टी सेल करी है, हमारे पास उसका पैसा आया है, आप वो वाला पैसा भी दिखा सकते हो। या फिर अदर वे ऑफ सोर्सेज भी रहते हैं जिनसे आप पैसा दिखा सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी रिसोर्सेज ऐसा नहीं है जिससे आप फंडिंग दिखा सकते हो तो आप चाहो तो पूरी की पूरी स्टडी का लोन ले सकते हो बैंक से, क्योंकि अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर आपको स्टडी के साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी कवर होता मिल जाता है, क्योंकि वो आपके ऑफर लेटर वगैरह के ऊपर लिखा होता है कि आप कितने साल की स्टडी के लिए आ रहे हो, उसके साथ आपको कितने टाइम का लिविंग एक्सपेंस दिखाना है। तो बैंक भी आपको एजुकेशन लोन दे देते हैं। मेक श्योर कि अगर आप किसी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको अप्लाई करते टाइम आपने 2 चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक, आपने जो लोन करवाना है वो कोलेटरल लोन करवाना है, और दूसरा ये कि आप जो अपना लोन ले रहे हो उसकी जो एनुअल ईएमआई बनती है उसकी डबल आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए, तभी वो लोन न्यूजीलैंड में अप्रूव किया जाएगा और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना वीज़ा ग्रांट कर पाओगे। ये बात होगी आपके फंडिंग की। इसके बाद बात आ जाती है आपके फैमिली इनकम डॉक्यूमेंटेशंस की। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर सिंगल पेरेंट स्पॉन्सर कर रहा है तो 10 लाख के फंड होने चाहिए, अगर डबल पेरेंट स्पॉन्सर कर रहा है तो 13 to 15 लाख का स्पॉन्सर होना चाहिए। पर न्यूजीलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो आपके पेरेंट्स नील की रिटर्न भरते हैं, 6 लाख की भी रिटर्न भरते हैं, आप वो वाली रिटर्न भी दे सकते हो इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन में वो चीज़ भी चल जाती है। बट मेक श्योर कि जो भी आप इनकम के डॉक्यूमेंटेशन आपकी फैमिली के दे रहे हो वो वेरीफाइबल होने चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स सैलरीड हैं तो उनके सैलरी के डॉक्यूमेंटेशन भी होने चाहिए। अगर वो एग्रीकल्चर फैमिली से बैकग्राउंड करते हो तो उनके जे फॉर्म्स वगैरह आपको सारा कुछ अपनी फाइल के साथ अटैच करना चाहिए। जब भी आप अपनी स्टडी वीज़ा की फ़ाइल प्रिपेयर कर रहे हो या किसी कंसल्टेंट के थ्रू लगा रहे हो या खुद लगा रहे हो तो मेक श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर सबमिट कर रहे हो आप 1 शॉट में सारे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर दो, ताकि वीज़ा ऑफिसर आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन की एडिशन की डिमांड करे ही ना। क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड करती है, अदरवाइज वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन भी दे सकती है आपको। जैसे ही आपके फाइनेंशियल और इनकम के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आपने अपना मेडिकल करवाना है, क्योंकि न्यूजीलैंड में जो मेडिकल की वैलिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स की वैलिडिटी है बिफोर द सबमिशन, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही टेस्ट होता है विच इज़ द चेस्ट एक्सरे। आपका चेस्ट एक्सरे भी आपको जो करवाना है वो आपको पैनल डॉक्टर से ही करवाना है। आप किसी आउटसोर्स रिसोर्सेज से अपना मेडिकल करा के उसको सबमिट नहीं कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और भी रहता है जिसको कहते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी की रिक्वायरमेंट रहती है। न्यूजीलैंड एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पर पीसीसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो बहुत ही सेफ कंट्री है। इसलिए जब भी आप वहाँ पर अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन अप्लाई करते हो, डजंट मैटर आप ये कहते हो कि मैं 2 साल किसी आउट ऑफ अदर कंट्री में भी रह के आया हूँ, क्या मुझे उसकी भी पीसीसी लगानी चाहिए? डेफिनेटली। अगर आप किसी अदर कंट्री में भी, अरब कंट्री में भी रह के आए हो या किसी अदर कंट्री में रह के आए हो, चाहे वो यूके ऑस्ट्रेलिया है, तो आप उसकी भी पीसीसी सबमिट करो। वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा और आपको वीज़ा ग्रांट कराने में हेल्प करेगा। अब पीसीसी के लिए भी बच्चों के माइंड में रहता है कि हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। आप चाहो तो उसको पासपोर्ट ऑफिस से अप्लाई कर सकते हो, या चाहो तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा हेजिटेशन वाली बात नहीं है। इमिग्रेशन दोनों को ही ऑथेंटिक मानती है और दोनों के ही बेसिस के ऊपर अपना वीज़ा ग्रांट करती है। इसके बाद बात करते हैं उन बच्चों की जो ये कहते हैं कि भाई मैंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल लगाई थी, मेरा रिफ्यूज़ल आ गया और मेरे को न्यूजीलैंड जाना है, तो क्या मुझे अपनी ऑस्ट्रेलिया की या मेरी कनाडा, यूएसए, यूके से जो रिफ्यूज़ल है वो इमिग्रेशन को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए?
तो मेरा आंसर है कि आपको ज़रूर इमिग्रेशन को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी चाहिए कि हाँ, मैंने अदर कंट्री के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, चाहे वो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन थी, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन थी, चाहे वो विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन थी। मैंने पहले अप्लाई करा था और मेरा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो गया। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कभी भी किसी बच्चे की रिफ्यूज़ल के प्रीवियस कंट्री की रिफ्यूज़ल के बेसिस के ऊपर या खुद न्यूजीलैंड की रिफ्यूज़ल के बेसिस के ऊपर उसको जज नहीं करती है। अगर आपकी रिफ्यूज़ल है, आप इमिग्रेशन को ज़रूर डिक्लेयर करो, ताकि अगर इन फ्यूचर में आपको न्यूजीलैंड से किसी अदर कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आप वो इजीली अप्लाई कर पाओ। आप किसी भी फ्रॉडलैंड के चक्कर में ना हो कि आपका कोई कंसल्टेंट आपको ये कह रहा है कि आपको नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, उससे आपकी फाइल नेगेटिव होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने 11 इयर्स के एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चों का भी वीज़ा लिया है इमिग्रेशन से थ्रू द हेल्प ऑफ आवर इमिग्रेशन एडवाइजर्स, जिसमें बच्चा 5 टाइम यूएसए रिफ्यूज़ और 4 टाइम कनाडा रिफ्यूज़ था। तो 9 टाइम रिजेक्शन वाले बच्चे का भी न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में 1 शॉट में वीज़ा क्लियर किया था, बीइंग अ रीज़न कि हमने उसके डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ एक शॉट में ही लगा के उसकी जस्टिफिकेशन इमिग्रेशन को दी थी और इमिग्रेशन ने उसके बेसिस के ऊपर उसको वीज़ा ग्रांट किया। आज के डेट में अगर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ भी ट्रैवल करना चाहते हो, तब भी न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनके केसेस में गैप है या कॉम्प्लेक्सिटी है, जिनके पास उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेट्स सी कि आपके पास 1 साल का गैप है, आप उसके दौरान ये कहते हो कि मैं किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, वो भी एक्सेप्टेबल है। या अगर मान लो आपका जो गैप जस्टिफिकेशन है वो 5 इयर्स का है और आपके पास उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि आपने, अगर मान लो आपने आईएलटीएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी थी, आप वो बता सकते हो। अगर आपने मैटरनिटी लीव्स ली थी, आप वो बता सकते हो। आप कोई ऑनलाइन साइट के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन अटैच कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपनी गैप की जस्टिफिकेशन इमिग्रेशन को दे के चलो, क्योंकि जितनी ही जस्टिफिकेशंस आप अपनी तरफ से इमिग्रेशन को दे के चलोगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी आपका इमिग्रेशन की तरफ से कॉल ना आने की। क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन बच्चों को थ्रू एन कॉन कॉल एक कॉल करते हैं, जिससे बच्चे को वो इंटरव्यू लेते हैं पूरा का पूरा उनकी प्रोफाइल से रिलेटेड। आप कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, आपको इस कोर्स को करने के बेनिफिट क्या होंगे, आपने फाइल में क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगाए हैं, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड वो क्वेश्चन करते हैं। पर वो क्वेश्चन आपके तब होते हैं जब आपका वीज़ा आ जाता है। जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन विद द सीक्वेंस विद जस्टिफिकेशन जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन आप इमिग्रेशन में सबमिट कर देते हो, तो उसके लॉन्चमेंट का जो लॉन्चमेंट के बाद का जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम रहता है, दैट इज़ 30 to 60 डेज। इस दौरान इमिग्रेशन चाहे तो वो आपको कॉल कर सकती है, बट अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल जेन्युइन है, कुछ ऐसा उनको नहीं मिस आउट लगता है, तो वो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं भी ले सकती है। वो टोटली डिपेंड करता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के ऊपर। जब न्यूजीलैंड इमिग्रेशन आपको वीज़ा ग्रांट करने वाला होता है, तो लॉन्चमेंट के बाद जो सबसे पहले वो एक लेटर इशू करते हैं विच इज़ कॉल्ड द AIP, प्रिंसिपल ऑफ अप्रूवल होता है। अप्रूवल आने के बाद ही आपको फर्दर स्टेप्स लेने होते हैं, क्योंकि जो AIP आता है उसके ऊपर ये लिखा होता है कि आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी है या 1 ईयर की फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंस पे करना है। जिस अकॉर्डिंगली वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा ग्रांट किया होता है, आपको उसकी कंडीशंस को मीट कर कर ही अपना जो फर्दर स्टेप्स है वो लेने चाहिए। जैसे ही लेट्स से कि उन्होंने आपको बोला कि आपको 1 ईयर की फ़ीस पे करनी है, तो आप अपनी 1 ईयर की फ़ीस पे करके जो फाइनेंशियल्स आपने लगाए हैं इमिग्रेशन की फाइल में, मेक श्योर आप उन्हीं फाइनेंशियल्स को ही यूज़ करो अपने वीज़ा के लिए और अपनी ट्यूशन फ़ीस पेमेंट के लिए। अगर आप उन्हीं फाइनेंशियल से ट्यूशन फ़ी पेमेंट करते हो, तो आपका कभी भी आया हुआ अप्रूवल रिवॉक नहीं होगा। कई बार कंसल्टेंट बच्चों को मिसगाइड कर देते हैं कि आप चाहो तो अदर सोर्सेज से फ़ीस पे कर सकते हो, बट हम यही सजेशन देते हैं कि आप अदर सोर्सेज से बिल्कुल भी फ़ीस पे ना करो, क्योंकि अगर बाई चांस इमिग्रेशन ने आपसे वो डॉक्यूमेंटेशंस मांग लिए कि जिनसे आपने फ़ी पेमेंट करी है और वो अदर सोर्सेज के डॉक्यूमेंटेशंस हुए, तो आपका आया हुआ अप्रूवल वो रिवॉक कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाएगा। जहाँ तक हम लोग बिफोर द अप्रूवल
कम खर्चे पे चल रहे हैं, अंडर द 50,000 रुपीज़ में चल रहे हैं, वहाँ पर वो आपका कन्वर्जन रेट की वजह से सारी चीज़ें मैसअप हो जाएगी। ट्रायल एडवाइस कि जो फाइनेंशियल्स आप दिखा रहे हो उन्हीं फाइनेंशियल से ही आप अपनी फ़ीस पे करो। अगर आपका वीज़ा अंडर एफटीएस ग्रांट किया गया है तो आपको अपना लिविंग एक्सपेंस भी वहाँ पर पे करना है, विच इज़ 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर, जो विद इन ए ईयर आपको वापस मिल जाता है। वो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है जो हर महीने में थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको वीज़ा जो है वो इन रिटर्न आप ही के अकाउंट में आ जाता है। अगर इसके ओवरऑल प्रोसेसिंग के टाइम की बात करें, अगर आपके पास फाइनेंशियल्स वगैरह सब कुछ ओके है तो आप चाहो तो इसको विद इन 3 मंथ्स के अंदर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये है कि हमने ऑफर लेटर लेना है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे हमारा लोन अप्रूवल होगा या नहीं होगा, तब भी आप उसको टाइम ले सकते हो। ऐसे वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये हो जाता है कि भाई अब तो मैंने फाइल जो लगाई थी वो जुलाई इनटेक की लगाई थी, पर मेरा अभी तक डिसीजन नहीं आया। अगर मेरा ऑफर लेटर कैंसिल हो गया तो मैं क्या करूँगा। बच्चों के दिल में बहुत सारी चीज़ों के डाउट्स रहते हैं ना कि मेरा ऑफर की एक्सपायरी आने वाली है, मेरा इनटेक पास में है, तो ऐसे वरी ना हो। क्योंकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन जब भी आपको वीज़ा ग्रांट करती है, वो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ग्रांट करेंगी वो उस टाइम के ऊपर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ग्रांट होगा जब आप उनको ट्यूशन फीस के डॉक्यूमेंटेशन उनको सबमिट कर देते हो कि ये मेरी फीस सीखते हैं। लेट्स से कि अगर उस टाइम के ऊपर आपका इनटेक निकल गया है कि मैंने जून इनटेक के लिए फ़ाइल लगाई थी, मेरा जून इनटेक निकल गया है, या मैंने जुलाई इनटेक के लिए फ़ाइल लगाई थी, या आपने जिस भी इनटेक के लिए फ़ाइल लगाई थी वो इनटेक आपका निकल गया है, तो उसके लिए परेशान ना हो। जब आप फ़ी पेमेंट करोगे तो इंस्टीट्यूशन वाले आपको ऑटोमेटिकली एक नया ऑफर लेटर ग्रांट कर देंगे, जिसके बेसिस के ऊपर आप जब वीज़ा ऑफिसर को अपने वो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करोगे, वो उस नई ऑफर लेटर के बेसिस के ऊपर ही आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट करेंगे। अगर इसके अलावा आपके और भी कोई डाउट्स है रिलेटेड टू द न्यूजीलैंड, क्योंकि यही सारा का सारा प्रोसेस रहता है न्यूजीलैंड का, बट आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू यू कि अगर आप जब भी अप्लाई करो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन ना लगाओ। जितने ही आप जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओगे उतने ही आपकी वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ अच्छी होती चले जाएगी। या फिर मान लो जब कल को वीज़ा ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेता है तो आप अपने इंटरव्यू को तभी क्लियर कर पाओगे, आप फंबल नहीं होगे, क्योंकि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशंस लगाए हैं आपको पता है, आपके पास उन सारे डॉक्यूमेंटेशंस की जस्टिफिकेशन है, तो उसके साथ ही वो आपको वीज़ा ग्रांट करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके न्यूजीलैंड से रिलेटेड कोई भी ऐसे सच क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर मिस कर दिया है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9338000045। I repeat my number, it's 9338000045. That's my number. अगर आपको न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा से रिलेटेड या अदर कोई भी और कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। थैंक यू।